मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। अभी सबसे पहले कंसेप्ट किसे बोलते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? देखो, बेसिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट which act as a base for preparation of financial statement of an enterprises। मतलब जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग कंसेप्ट। ओके। इससे पहले भी हमें एक देखना था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, शायद ये मैंने लास्ट टाइम फास्ट लिया था, राइट? तो ये जो प्रिंसिपल्स बनाते हैं हम लोग, है ना, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो बेसिक टर्म्स हमें यूज करने हैं, उसे हम लोग कंसेप्ट बोलेंगे। तो प्रिंसिपल्स क्या है? देखो, ये हमने शायद लास्ट लेक्चर में फास्ट में लिया था, तो इधर से स्टार्ट करती हूँ पहले। ये देखो, प्रिंसिपल्स किसे बोलते हैं? द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग दैट आर टू बी केप्ट इन वाइल माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स, कुछ रूल्स है जो फॉलो करके हमें हमेशा अकाउंट सीखना जरूरी है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से ये रूल्स लगाती है। जैसे देखो, यूके में है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यूके जीएएपी। यूएसए में यूएसए जीएएपी है। इंडिया में आईएनडी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस है। ओवरऑल सब जगह पे यूज होता है आईएफआरएस। ऐसे सब जगह पे कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अभी कौन से ये प्रिंसिपल्स? तो सबसे पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। व्हाट इज हिस्टोरिकल? हिस्ट्री मतलब क्या बेटा? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री मतलब क्या? मैम लाइक जो एक्शंस हो चुके हैं और हाँ, मतलब जो हो चुका है पहले से, राइट? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट यस मैम। मतलब क्या? जो कॉस्ट में हमने वो चीज पर या एसेट परचेज की है, वो हमें बैलेंस शीट में दिखाना जरूरी है। आर यू गेटिंग माय यस पॉइंट? मैम। मतलब उसकी आज की कीमत हम लोग मेंशन करेंगे, बट कौन से कीमत में हम लोग करते परचेज किया था उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं हमारे पास रिकॉर्ड होना जरूरी है। उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। देखो क्या बोला है उन्होंने। दिस प्रिंसिपल नीड्स द कंपनी टू कीप द ट्रैक ऑफ गुड्स परचेज, services render और capital assets acquired at the price expended for them। मतलब कोई भी गुड्स, कोई भी एसेट्स हमने एक्चुअली कितने रुपए में परचेज किया, इसका रिकॉर्ड हर एक फर्म के पास होना चाहिए। हर एक का मार्केट वैल्यू चेंज होता जाएगा। जैसे जो घर में तुम रह रहे हो उसका वैल्यू तुमने कितने में परचेज किया, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ता जाता है, बिल्डिंग थोड़ा डेप्रिसिएट यानी वैल्यू कम होगा, बट जगह की कीमत, लैंड की कीमत हमेशा बढ़ती है, राइट? कभी कभी अगर वो खराब हो, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाया गया अगर वो ये हो गया, गिर गया, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से बुक में हम लोग आज का वैल्यू लिखेंगे, बट कौन से कीमत में हमने वो परचेज किया उसका रिकॉर्ड आपके पास या एंटरप्रेन्योर के पास होना, एंटरप्राइजेस के पास होना जरूरी है। इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। यानी कोई भी एसेट, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस जो हमने लिया है उसके लिए हमने बेसिकली कितना प्राइस पे किया है, उसे बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। समझ में आया? यस मैम। अभी दूसरा है, देखो क्या है, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल। पहले मैं पढ़ती हूँ और फिर धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। This principle needs the companies to record their income or revenue as and when it is earned instead of what is received। मतलब जब भी वो अर्न होगा तो उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे सिंपल बात बताती हूँ मैं, कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली है, मैं तुम्हारे मम्मी ने तुझे बोला या तुझे तुम्हारी मम्मी हर महीना तुझे 500 रुपीज पॉकेट मनी देती है, तो भले तुम्हारे पास वो कैश आया या नहीं आया, बट हमेशा मिलता है ना 500 तुम्हें, तो वो यस मैम। तुम्हारे हिसाब में 500 मिलने वाला है ये दिखाना पड़ेगा तुझे। अर्न यानी मिलने वाला है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्रेडिट पे बेचा कोई गुड्स, अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला है बट मिलने तो वाला है पैसा, यस मैम। करेक्ट? तो अर्न बेसिस पे कोई भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट?
और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद हमें पैसा मिला नहीं है अभी तक, लेकिन मिलने वाला है, तो वो भी हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, नॉट ओनली रिसीव्ड बेसिस पे, अर्न बेसिस पे। मतलब मिलने, एक्चुअल कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों भी हमें रेवेन्यू के सूरत में यहाँ पे लिखना है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Accrual basis of accounting provides more precise presentation of financial events that occurs during the accounting period. Accrual basis मतलब क्या? ये जो अकाउंटिंग पीरियड के बारे में हमने बात किया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये पीरियड के लिए मेरा जो ड्यू इनकम है वो भी हमें दिखाना है। जैसे सिंपल बात है, सैलरी ऑफ मार्च, मार्च में मेरा ईयर एंड खत्म होता है, बट मार्च का सैलरी कब मिलता है? मार्च का सैलरी Ma'am, कब मिलता है? अप्रैल में मिलता है ना। मार्च महीना खत्म होने के yes, बाद ma'am. उसका सैलरी मिलेगा अप्रैल में। बट जब हम लोग अकाउंट्स लिखते हैं ना, जब हम लोग अपना रिकॉर्ड लिखेंगे, तो मार्च का सैलरी मुझे मार्च में ही मिलने वाला है ऐसे दिखाना पड़ेगा, वो अप्रैल में नहीं दिखाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अर्न, अभी तक मेरे हाथ में Yes, कैश ma'am. नहीं आया, लेकिन सैलरी ड्यू तो हो गई ना, तो मुझे वो दिखाना पड़ेगा, राइट? तो मैम इसका क्या फायदा हुआ फिर? हर एक साल का इनकम वही साल में जाएगा। अभी सिंपल बात बताती हूँ, जैसे मैं तुम्हारे लेक्चर्स ले रही हूँ अभी, Yes, ma'am. राइट? मैंने अप्रैल मंथ का लेक्चर लिया, तो उसका पेमेंट मुझे कौन से मंथ में मिलेगा? मई महीने के फर्स्ट वीक में मिलेगा या मई के फर्स्ट डे पे मिलेगा। बट मेरा इनकम कौन सा है वो? Yes, कौन से मंथ का इनकम है मेरा वो? अप्रैल का है, April. Yes, ma'am. राइट? तो ये अर्न में जब दिखाते हैं ना, तो मैं अप्रैल में ही दिखाऊंगी कि मुझे इतना पैसा मिलने वाला है। Yes, ma'am. हाँ, तो एक्चुअली रिसीव्ड या अर्न, दोनों में से जो भी आपको मालूम है वो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। अर्न मतलब ये साल का इनकम कितना है, वही हमें ये साल का रेवेन्यू दिखाना है। जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिला या पिछले साल का है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है। करंट ईयर में कितना अर्न है वो हमें यहाँ पे दिखाना है। ओके? दूसरा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा 3-4 बार हम लोग ये टॉपिक रिपीट करने वाले हैं। हाँ, नेक्स्ट वन इज मैचिंग प्रिंसिपल। बहुत सारे कॉलेज में तो ये टच एंड गो करके टॉपिक आगे भी चले जाते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, मैचिंग प्रिंसिपल, अगर तुम आगे जाके सीए वगैरह करने की या प्रोफेशनल कोर्स करने की कोशिश करने वाली तो पे अटेंशन, ये सब तुम्हें डिटेल में लगने वाला है उधर। ओके? The principle mentioned that all the expenses must be matched and recorded with their particular revenue at the time that they were expired instead of when they are spent। यानी जैसे हमने रेवेन्यू के बारे में देखा ना कि ये साल का ये साल में दिखाओ, वैसे ही मैचिंग प्रिंसिपल्स में आपके जो एक्सपेंसेस है ना, करंट ईयर के एक्सपेंसेस करंट ईयर में दिखाओ, भले उसने आपको वो आपने अभी तक पे नहीं भी किया है। और प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेट्स विद द प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, confirming that all incomes and expenses are recorded on the accrual basis। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम, भले वो ड्यू है, अभी तक पैसा नहीं मिला है या पैसा पे नहीं किया है, बट यही साल का है, तो उसको दिखाना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी स्कूल की फीस, भले तुमने अभी पे नहीं किया है बट ड्यू हो गई ना, तो वो हमें Yes, ma'am. हाँ, मतलब पैसा हमने पे नहीं किया है बट ड्यू है, तो हमें दिखाना है। तुम्हें समझो तुम्हारा बर्थडे आया, तो तुम्हें ड्रेस मिलने वाला है, अच्छा नया ड्रेस मिलने वाला है, तो वो भी दिखाने का है। एक्चुअली मिलेगा वो अलग बात है, Yes, समझे? तो एक्रूअल बेसिस yes. पे यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग। देन डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है देखो? डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब जो भी अकाउंट्स रिलेटेड या एंटरप्राइज या कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो पूरा आपको डिस्क्लोज करना है अकाउंट्स में। ओके? देखो, this principle necessitates that any information that should significantly affect the decision of user of financial statement about a company must be disclosed in the forms of notes in the financial statement। यानी क्या? आपके कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है, अगर उसका डेप्रिसिएशन हुआ है तो वो कितना होगा,
ये सभी बातें आपको अकाउंट्स में नोट्स के स्वरूप में दिखाना जरूरी है। मतलब जो सामने वाला पर्सन है, जो अकाउंट यूज करके कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे कंपनी के शेयर होल्डर है, कंपनी का मैनेजर है, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट्स में डिस्क्लोज यानी शो करना जरूरी रहता है। राइट? द दिस रिस्ट्रिक्ट द यस कंपनी मैम। फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएटिंग सिग्निफिकेंट, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो आपको वहां पे दिखाना है, उसका गलत यूज कंपनी को करना अलाउड नहीं है। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पूरा का पूरा जो सच है उसको कंपनी को सामने रखना है। समझ में आ रहा है? यस मैम। जैसे कोई एसेट है, उसकी कीमत हमने बहुत ज्यादा दिखाई है, बट एक्चुअल उसका कीमत अभी नहीं है उतना, ओनली बुक में दिख रहा है। कुछ वजह से उसका कीमत कम हो सकता है, कुछ रिस्क है उसमें, जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उस अगर वो हम लोग हार गए तो हमारा बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, तो वो सभी आपको अकाउंट्स पे दिखाना पड़ेगा नीचे एज ए नोट करके, तो भी कि ऐसे ऐसे होगा तो हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है। उसे बोलते हैं डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे दिखाना है। किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, किसी को काम पे से निकाला, दिस इज नॉट रिलेटेड वेरी मच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो वो दिखाना जरूरी नहीं है। जो इंफॉर्मेशन फाइनेंस से रिलेटेड है, जो इंफॉर्मेशन कंपनी के यूजर से यानी शेयर होल्डर से रिलेटेड है, या जिसके वजह से कंपनी के प्रॉफिट को बहुत ज्यादा असर होने वाला है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। समझा डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है? यस मैम। नेक्स्ट इज कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट मतलब खर्चा, वो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है ना। यस मैम। हाँ, देखो, द प्रिंसिपल बाइंड द इसेंशियल अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड टाइम टू रिकॉर्ड द अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ द कॉस्ट क्रॉसेस ओवर द बेनिफिट। मतलब यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ऑलवेज कॉस्ट एंड बेनिफिट का कंपैरिजन करो। जितना खर्चा हम लोग इसके कोई भी चीज के ऊपर कर रहे हैं, मतलब जितना कॉस्ट हमें लग रहा है, उसके रिटर्न में उतना बेनिफिट हमें मिल रहा है क्या, ये हमेशा मैच करते जाना है आप। ओके? इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये हम लोग डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट हमें हमेशा ये कंपेयर करना है कि जितना खर्चा किसी पर्टिकुलर चीज पे हम लोग कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सच में उतना प्रिंसिप इतना बेनिफिशियल है क्या, वो अपने उसका बेनिफिट हमें उतना मिल रहा है क्या, वो देखना है। ओके? यस मैम। देन कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल। कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो, it is the principle that shows the general idea of identifying expenses and liabilities as soon as possible when there is doubt about the result, but only identify revenue and asset when they are confident of being received। अभी इसका पढ़ोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, बट सिंपल क्या है देखो। कंजर्वेटिव अप्रोच मालूम है तुझे क्या होता है? व्हाट इज कंजर्वेटिव? मैम छोटा सोच। सोचा सोच, यानी ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या क्या करता है मालूम है? छोटा सोच नहीं उसका, बट वो कैसे अप्रोच दिखाता है देखो, कि अगर मुझे जरा सा भी डाउट है ना कि मेरा लॉस होने वाला है, तो मैं उसको अकाउंट्स में दिखाऊंगी, उसका प्रोविजन दिखाऊंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई सेल हुआ है, मैंने किसी को गुड्स बेचा है, तो वो सामने वाला पर्सन ने मुझे पैसा नहीं दिया। ओके? तो वो मेरा कौन हो जाएगा, डेटर्स। करेक्ट? यस मैम। तो मुझे थोड़ा सा भी डाउट हो गया ना कि वो सामने वाला शायद मेरे को पैसा नहीं देगा, शायद अगर वो मेरे को पैसा नहीं देगा, तुरंत मैं डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन करूंगी कि शायद 100 कस्टमर्स में से 10 लोग मुझे पैसा नहीं देने वाले, मेरा पैसा डूबने वाला है। गॉट इट? यस मैम। ये उसके बोलते हैं मतलब मैं लायबिलिटी का प्रोविजन करके ही रखूंगी कि अगर मैं 10 लोगों को बेच रही हूँ, तो उसमें से शायद 10 लोग मेरा पैसा डुबाने वाले, ये मैं प्रोविजन पहले से करके रख। बट इसके उल्टा देखो, ये एक्सपेंसेस का प्रोविजन या
वुड बी एक्सपेंसेस, वुड बी लॉस का प्रोविजन मेरे पास है। बट उसके उल्टा अगर मैंने किसी से कुछ भी गुड्स मैंने किसी को सेल किया और मुझे इनकम मिल रहा है, या मैं किसी से पैसा नहीं देने वाली हूँ, ऐसे सोच के कभी भी, या कोई भी एसेट से रिलेटेड है, मुझे इनकम मिलने वाला है कोई, तो एडवांस में उसका प्रोविजन में नहीं करूंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे एक सिंपल बात बताती हूँ, हाँ, कि मैं तेरा लेक्चर ले रही हूँ अभी, यस मैम। बराबर, तो मैं एडवांस में सोच के नहीं रखूंगी कि मेरे पास 100 स्टूडेंट आने वाले हैं और मेरे को 100 स्टूडेंट का लेक्चर मिलने वाला है। आर यू यस गेटिंग माई मैम। पॉइंट? मैं इनकम को एक्रूअल कब दिखाऊंगी? जैसे तेरे जैसे मेरे पास अभी 10 बच्चे हैं, तो इन 10 लोगों का मुझे इनकम मिलेगा, ये मैं एक्रूअल बेसिस पे दिखा सकती हूँ। बट मैं ये एज्यूम करके नहीं बोल सकती हूँ कि ये साल मेरे पास 100 स्टूडेंट आने वाले हैं, 100 स्टूडेंट का मेरा अप्रोक्सीमेट इनकम इतना होने वाला है, ये एजम्पशन मैं नहीं कर सकती। गॉट इट? यस मैम। वेयर एज मेरे पास 10 स्टूडेंट है और उसमें से मुझे मेरे 2 स्टूडेंट मेरा शायद फीस थोड़ा सा कम देने वाले या मेरा फीस डुबाने वाले, ये एजम्पशन मैं कर सकती हूँ। ऐसा कोई करता नहीं नॉर्मली टीचिंग में, बट अगर मुझे कन्वर्टिज्म अप्रोच दिखाना है, तो मैं ये सोच सकती हूँ कि शायद एक दो स्टूडेंट्स मेरा फीस नहीं देंगे। बट ये मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे पास 100 स्टूडेंट है और सब लोग मुझे एडवांस में इतना इतना पैसा देने वाले हैं। तो कन्वर्टिज्म अप्रोच समझा? मैं लाइबिलिटी एज्यूम करके लिख सकती हूँ, बट मैं रेवेन्यूज एंड एसेट्स जब मेरे पास आएंगे एक्चुअली तब मैं रुकूंगी, उसको मैं एजम्पशन करके, या मे बी रिसीव्ड होगा, ऐसे कर, जब तक मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक मेरे ऑन रोल मेरे फॉर्म भरे हुए स्टूडेंट नहीं, तब तक मैं एज्यूम नहीं कर सकती हूँ कि मुझे इतना इनकम मिलता है। गॉट इट? यस मैम। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल. Under this principle, financial statement records, accounts, and financial information as a total should be not dependent of free and free from bias. What is bias? मालूम है? मैम क्या? Bias, bias, ये सब ये वर्ड है, देखो। मैम प्रेफर मतलब लाइक यस, वो रेफरेंस देना किसी को। पार्शल। पार्शियल, करेक्ट। यानी आपके मन में किसी के प्रति कुछ पहले से ही सोचा हुआ है, क्या पार्शियलिटी की है? कभी कभी होता है ना, तुम बोलते हो और ये टीचर तो पार्शियलिटी करती है इसके साथ, होता है ना स्कूल में कभी कभी, या कभी भी यस वैसे, मैम। हाँ। तो ये बायस मतलब क्या, कि ये क्या बोलता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चलिए अकाउंट सब लोग। यस, नहीं कर रही हूँ। यस, नथिंग मैम, मम्मा थे। ओके। तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अंडर दिस प्रिंसिपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी रिकॉर्ड्स है, वो शुड बी फ्री, कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल फैक्ट्स है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका जो प्रॉफिट लॉस है, आपका जो बैलेंस शीट है, उन्होंने आपको जो भी फैक्ट्स है वो दिखाने चाहिए। कोई भी अगर आपको बोलेगा नहीं नहीं मैं आप यहाँ का बॉस हूँ, ये फिगर चेंज करके ये डालो, तो नहीं चलेगा। जो एक्चुअल फैक्ट है उसके हिसाब से आपका सब रिकॉर्ड्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस मैम। मतलब जो एक्चुअली आपने एंट्रीज किया है, एक्चुअली आपने रिकॉर्ड्स रखा है, उसके हिसाब से ये होना है। ओके? किसने भी आपको इन्फ्लुएंस किया और इन्फ्लुएंस करके आपको डेटा चेंज करने के लिए बोला, अमाउंट चेंज करने के लिए बोला है, तो वो नहीं चलेगा। ये बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ओके? देन आता है यस। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? कंसिस्टेंसी। These principle mention that all accounting principles and traditions should be functional steadily from one period to another. यानी हम लोग जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं ना, वो हर साल फॉलो करने वाले। गॉट इट? यस मैम। यानी ये साल फॉलो किया, नेक्स्ट साल मेरा मूड नहीं हुआ, चलो मैं नहीं फॉलो करूंगी कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके नेक्स्ट साल फिर भी स्टार्ट किया, ऐसे नहीं चलेगा। जब मैं कोई भी अकाउंटिंग रूल्स या प्रिंसिपल्स फॉलो करने की शुरुआत करती हूँ, तो वो जो शुरुआत मैंने किया है हर फाइनेंशियल ईयर में मैं कंटिन्यू करूंगी, ना कि एक साल के लिए रहेगा। गॉट इट? यस मैम। ना कि अगर मैं कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगी तो उसमें सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। ये समझ में आया? यस मैम।
25 to 30% समझा, मोर देन इनफ बेटा। ओके, मैं ये बार बार रिपीट करने वाली हूँ प्रिंसिपल्स। ओके, तुम्हारे कॉलेज में कितना यस मैम। वेटेज दिया है उसके हिसाब से हम लोग उसको रिपीट करेंगे। हाँ, अभी देखो, यस मैम। अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक बार प्रिंसिपल समझ में आया ना, उसके जैसे ही आगे का देखो। अकाउंटिंग कंसेप्ट कैन बी टेकन एज द बेसिक फॉर अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच एक्ट एज अ बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो बेस करके हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। सेम एज प्रिंसिपल है। देखो, देखो क्या दिया है यहाँ पे, कौन से ये देखो। वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट हेल्प टू फ्रेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो हेल्प करते हैं वो कौन से है? तो पहला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब आपको यूज होगा अभी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ओके, business entity यस मैम। concept. This concept implies that business and its proprietor should be treated distinctly. इसका मतलब क्या है? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे ध्यान रखो, कंसेप्ट बार बार यूज होने वाली है तुम्हें। कि जब हम लोग अकाउंट्स करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है। ओके, मेरा बिजनेस यस है, मैम। तो मेरे बिजनेस में जब मैं अकाउंट्स लिखूंगी तो मेरा पर्सनल अकाउंट में अलग से लिखूंगी और मेरा बिजनेस का अकाउंट में अलग से लिखूंगी। यानी अगर मैं अकेली बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कौन सा बिजनेस है, ट्यूशन क्लासेस चलाती हूँ मैं, बराबर। यस मैम। तो मेरे ट्यूशन क्लासेस के खर्चे अलग है और मेरे घर के खर्चे अलग है, करेक्ट। यस मैम। तो पर्सन में एक ही हूँ, मैं ही कमा रही हूँ, लेकिन जब मैं हिसाब रखूंगी तो मेरे क्लासेस का हिसाब अलग रहेगा और मेरे घर का हिसाब अलग रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। So for business, me and my business are two different things, not same thing. Got it? यस मैम। जब मैं बिजनेस का अकाउंट रखूंगी तो मी एंड माय बिजनेस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, नॉट अ सिंगल पर्सन। गॉट इट? यस मैम। तो दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। यानी बिजनेस का अकाउंट हमें हमेशा सेपरेटली दिखाना है, पर्सन के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में उसको मिक्स नहीं करना है। बिजनेस को हमेशा हमें पर्सन से सेपरेट कंसिडर करना। गॉट इट? यस मैम। दूसरा, ये कंसेप्ट पे ध्यान रखो हमेशा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सिंपल एंड सो इजी, नाम में दिया है, ओनली बिजनेस डीलिंग्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म्स। जहां जहां भी पैसा आता है जो मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते, वही रिकॉर्ड करना है अपने। यानी जिसपे पैसों की बात नहीं आएगी वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे बिजनेस को लॉस हुआ तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, बट सपोज मेरे बिजनेस का जो मैनेजर है उसकी डेथ हो गई, तो यस उसका, मैम। हाँ, उसकी डेथ हो गई तो मॉनेटरी कुछ चेंज हो सकता है क्या? नहीं मैम। नहीं, तो वो रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं होगा। गॉट इट? जहां यस पे मैम। फंड्स, राइट, यानी किसी एक मैनेजर है, उसने इम्बजलमेंट ऑफ कैश किया, इम्बजलमेंट मतलब पैसों का हेराफेरी किया, तो मनी का कंसेप्ट आया ना, तो वो रिकॉर्ड होगा। तो मनी यस मैम। मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से रिकॉर्ड होते हैं? जो ट्रांजैक्शन जिसका मॉनेटरी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं वही हम लोग यहाँ पे लिखते। जैसे अब मेरे बिजनेस का एक एम्प्लॉय मेरे साथ, बिजनेस के साथ बहुत ही लॉयल है, बहुत लॉयल के साथ और बहुत अच्छे से काम करता है, और उसका मॉनेटरी वैल्यू तुम कन्वर्ट कर सकती हो क्या? नहीं, उसकी नहीं मैम। लॉयल्टी नहीं, तो वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मैंने उसको कोई प्राइस दिया तो मेरे पास से पैसा जाएगा तो वो रिकॉर्ड होगा। डिफरेंस समझ में यस आया? मैम। द थिंग्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, जो पैसों में कन्वर्ट हो सकता है वही हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, देन यस मैम। नेक्स्ट वन और इम्पोर्टेंट, अकाउंट्स लिखते समय आपको याद रखना है, वो है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट, मैंने जब तुम्हें अकाउंट सिखाया था तभी दिखाया था कि अकाउंट्स के दो टाइप है, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट।
हम लोग जब डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स करते हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स, हमेशा कितने इफेक्ट्स देंगे? टू इफेक्ट्स दो। होना जरूरी है। ओके, तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कंप्लीट्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब अगर हमने एक अकाउंट को डेबिट किया है तो दूसरे जगह पे उसको क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। यानी हर एक एंड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने सिखाया तुझे, हर एक ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इफेक्ट देना जरूरी है, दो इफेक्ट होना जरूरी। गॉट इट? यस मैम। देन कोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये एकदम याद रखना है कंसेप्ट क्या है। द कंसेप्ट मीन्स दैट बिजनेस इज एंटिसिपेटेड फॉर लास्ट फॉर अ रीजनेबली लॉन्ग पीरियड। यानी ये कंसेप्ट क्या एज्यूम करता है कि जो भी बिजनेस का आप अकाउंट्स लिखने जा रहे हो वो बिजनेस अगले बहुत साल तक कंटिन्यू होने वाला है। जैसे मैं यस मैम। क्लासेस चला रही हूँ तो कम से कम आगे 10-15 सालों तक मैं मेरा बिजनेस कंटिन्यू करने वाली हूँ। इसे बोलते हैं गोइंग कंसेप्ट। भले मैं अकेली बिजनेस यस। करती हूँ, भले मैं पार्टनरशिप में करती हूँ, ये सोच के कभी भी बिजनेस नहीं किया जाता है कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया कल मैं बंद करने वाली, ऐसे नहीं यस होता मैम। है। व्हाट इज देयर एजम्पशन? दे प्रिडिक्ट क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस हमने स्टार्ट किया है वो अगले बहुत सालों तक हम लोग चलाने वाले हैं। उसे बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? गोइंग। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सी कंसेप्ट है ये? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट। This concept requires that fixed assets of the business are documented based on their initial cost. ऊपर देखो हमने प्रिंसिपल्स में देखा था हिस्टोरिकल कॉस्ट, याद है? यस मैम। वही यहाँ पे देखो, यानी जब भी हम लोग वो दिखाते हैं, कोई भी फिक्स एसेट परचेस करते हैं तो जो कीमत में हमने उसको परचेस किया है वो कीमत आपको दिखाना है। इवेंचुअली दीज एसेट्स आर रिकॉर्डेड डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई भी एसेट जब आप यूज करते हो, जैसे तेरे पास टाइप ये है ना, क्या पे लेक्चर किसके ऊपर अटेंड करती हो? आईपैड। आईपैड पे। तो उस आईपैड जब यस। जितना तू यूज करेगी या पुराना हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी ना, यस मैम। तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कोई भी फिक्स एसेट यूज करने के वजह से या उसको टाइम जाने की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब भी हम लोग कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं वहां पे एसेट का आपको ओरिजिनल वैल्यू दिखाना है, कितने में परचेज किया, आज तक उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ और फिर आज का कीमत कितना है, इस तरीके से एसेट का कॉस्ट दिखाना। समझ में आ रहा है? यस मैम। जैसे तुमने आईपैड समझो यस मैम। 20,000 में लिया है बट उसका डेप्रिसिएशन होके आज का वैल्यू समझो 18,000 है, तो उस तरीके से दिखाना है। देन नेक्स्ट वन यस इज मैम। अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट। ये भी हमने पहले एक्सप्लेन किया है। देखो अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या? अकाउंट्स हमेशा, देखो तो कोई भी बिजनेस का अकाउंट जो है implies that each business indicate particular period, जैसे फॉर एग्जांपल मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, एज पर द फिजिकल और द कैलेंडर ईयर। नॉर्मली ये अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है नॉर्मली एक साल के लिए लिखा जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मैंने तुझे पहले भी बताया था, याद है? यस मैम। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंस। ओके, हाँ तो इंडिया में तो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रखा जाता है। तो ये अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद जो भी हमने बुक्स लिया है वो पहले क्लोज करेंगे और नेक्स्ट ईयर में फिर से ओपन करेंगे। कंटिन्यूअसली सब एक ही बुक में नहीं लिखते। एक सिंपल बात बताती हूँ, तो अभी कौन से स्टैंडर्ड में? 11th में है ना? यस मैम। 10th का बुक कंटिन्यू करती है क्या तू? नहीं मैम। 10th का बुक छोड़ देती है ना? बट यस 10th का मैम। जो भी नॉलेज तेरे पास है वो लेके तू 11th में आती है ना? यस मैम। जैसे अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज हुआ तो हमें पन्ना पलटना है और नेक्स्ट पेज पे करना है उसको। समझे? यस मैम। देन मैचिंग कंसेप्ट, ये भी हमने ऊपर देखा है। कंसेप्ट इंप्लाइज दैट एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। मतलब सिंपल, ये हमने ऊपर प्रिंसिपल में देखा था, वही है कि जो हमारा रेवेन्यू है एंड जो हमारा एक्सपेंसेस है
वो ओनली एंड ओनली हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए। जिस पीरियड का एक 1 अप्रैल से 31 मार्च जो अकाउंट जो पीरियड का हम लोग अकाउंट लिख रहे हैं, वही पीरियड का रेवेन्यू एंड वही पीरियड का एक्सपेंसेस हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। उसके पहले वाले पीरियड का भी नहीं लेना है और उसके बाद वाले पीरियड का भी नहीं। गॉट इट? यस मैम। जैसे तुम्हारे एजुकेशन पे अभी कितना खर्चा हो रहा है 11th स्टैंडर्ड के, तो उतना ही लेना है। तुमने 10th में कितना फीस दिया था, 12th में कितना पे करने वाली हो, उसको आपको कुछ भी मतलब नहीं है। ओनली 11th स्टैंडर्ड के बारे में जो भी रिलेटेड है वो एडिशन होगा। गॉट इट? यस मैम। अभी नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। इतना लेके फिर हम लोग मीटिंग एंड करेंगे, ये फिर से स्टार्ट करेंगे फिर। यस रियलाइजेशन मैम। कंसेप्ट। As per this concept, profit is identified in the books only when it is earned. In advance, fee paid is not identified as a profit till the goods and services have been transported to the buyer. यानी जब तक एक्चुअली सेल्स नहीं होता है और एक्चुअल इनकम हमें ड्यू और एक्रूड नहीं होता है, तब तक हम लोग उसको प्रॉफिट कंसिडर नहीं करें। समझ में आ रहा है? यस मैम।